नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजयपाल यादव लेक्चरर में। मैं अजयपाल यादव, व्याख्याता इतिहास। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है और 29 जून को आपका एसएसटी का एग्ज़ाम होगा। तो अब आप सीरियस होकर पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और एक अच्छा स्कोर आप कर सकें, ऐसी गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई कीजिएगा। पिछले पार्ट में हमने विधान परिषद के बारे में पढ़ा था कि राज्य विधान परिषद के क्या क्या कार्य और क्या क्या शक्तियाँ होती है। आज के वीडियो में हम विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे और ये जो चित्र लगा रखा है ये राजस्थान की विधानसभा का चित्र है। तो आज के वीडियो में हम विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे कि विधानसभा के क्या कार्य हैं और क्या क्या शक्तियाँ हैं। राज्य विधानसभा की शक्तियाँ और कार्य। राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका है और संविधान के द्वारा राज्य विधानमंडल को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। क्या क्या शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? विधायी शक्ति। राज्य के विधानमंडल को, देखिए, राज्य के विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची में और समवर्ती सूची में दिए गए हैं। राज्य की विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। राज्य सूची में जैसे पुलिस है, स्वास्थ्य है, समवर्ती सूची में शिक्षा है, इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून में कोई विरोधाभास रहता है तो क्या होगा? केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। जो भी साधारण विधेयक होते हैं राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, किंतु इस संबंध में अंतिम शक्ति किसको प्राप्त है? विधानसभा को प्राप्त है। जब हमने विधान परिषद पढ़ा था तो विधान परिषद में हमने देखा था कि विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम कितने माह तक? 4 माह तक रोक सकती है। इससे अधिक कोई शक्ति विधान परिषद को प्राप्त नहीं है। तो अंतिम शक्ति किसको प्राप्त है? विधानसभा को। वित्तीय शक्ति। विधानमंडल मुख्यतः विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। आय व्यय का वार्षिक लेखा, जिसे क्या कहते हैं? बजट कहते हैं, विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही शासन के द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है। तो बजट कहाँ स्वीकृत होता है? विधानसभा में स्वीकृत होता है। विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है। देखिए, विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने के बाद ही जो सरकार है वो संचित निधि से खर्च करने के लिए धन निकाल सकती है। सरकार द्वारा विनियोग विधेयक क्या होता है? सरकार द्वारा ये विनियोग विधेयक क्या होता है? सरकार द्वारा संचित निधि से रकम निकासी को मंजूरी दिलवाने के लिए संसद में या विधानसभा में प्रस्तुत विधेयक विनियोग विधेयक कहलाता है। कि सरकार द्वारा जो संचित निधि होती है वहाँ से रकम निकालने के लिए, सरकार के पास जो धन होता है उससे रकम निकालने के लिए, मंजूरी दिलाने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसको क्या कहते हैं? विनियोग विधेयक कहते हैं।
और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 114 में है। किसके लिए? संसद के लिए। और राज्यों में विनियोग विधेयक अनुच्छेद 204। तो संसद में 114 और राज्यों में 204। क्या होता है विनियोग विधेयक? समझ गए होंगे कि संचित निधि से धन निकालने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसको क्या कहते हैं? विनियोग विधेयक कहते हैं। ये वित्तीय शक्ति भी किसको प्राप्त है? विधानसभा को प्राप्त है, विधान परिषद को नहीं है। प्रशासनिक शक्ति, संविधान द्वारा राज्यों के क्षेत्र में संसदात्मक व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमंडल, विशेषता विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए, केंद्र सरकार में भी भारत में संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, तो केंद्र सरकार में भी मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसी प्रकार राज्यों में मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमंडल और विशेषतः विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये प्रशासनिक शक्ति है कि मंत्रियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके विभागों से संबंधित। कोई शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा विभाग से संबंधित, कोई वित्त मंत्री है तो वित्त विभाग से संबंधित, गृह मंत्री है तो गृह विभाग से संबंधित प्रश्न ही उन मंत्रियों से पूछे जा सकते हैं। मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा या आलोचना का प्रस्ताव पास किया जा सकता है या काम रोको प्रस्ताव पास किया जा सकता है। तो मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव या आलोचना प्रस्ताव भी पास करके उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा? केवल विधानसभा के द्वारा। और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिमंडल को पद से त्याग करना होगा, अर्थात उनको त्याग पत्र देना होगा। ये प्रशासनिक शक्तियाँ थी। संविधान में संशोधन की शक्ति, हमारे संविधान की कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जिनमें संशोधन के लिए जरूरी है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत याद रखना, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 2/3 बहुमत से, तो विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकार किया जाए। तो कुछ ऐसे विधेयक, कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जिनमें संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। तो संविधान संशोधन में भी राज्य विधानसभा की भूमिका होती है। विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव रखा नहीं जा सकता है, केवल उसको स्वीकृत या अस्वीकृत ही किया जा सकता है। राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है। प्रस्तावित करने का अधिकार केवल और केवल किसको है? संसद को है, संसद को है। राज्य विधानमंडल तो केवल अनुसमर्थन या अस्वीकृत कर सकते हैं। संविधान संशोधन के प्रस्ताव को या तो अनुसमर्थन अर्थात समर्थन दे सकते हैं या फिर उसको अस्वीकृत कर सकते हैं। तो ये शक्ति भी किसके पास है? विधानसभा के पास है। संविधान में संशोधन की शक्ति। यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि राज्य विधानसभा की शक्तियों के बारे में बताइए, या राज्य विधानसभा की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तो आंसर लिखना होगा कि विधायी शक्तियाँ, फिर वित्तीय शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ और संविधान में संशोधन की शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधानसभा के कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। किसके चुनाव में?
राष्ट्रपति के चुनाव में और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति भी प्राप्त है किसको? विधानसभा को। तो ये विधानसभा की प्रमुख शक्तियाँ थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्य विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया, राजस्थान में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया जो चल रही है उसकी क्या स्थिति है? राजस्थान में वर्तमान में राज्य विधान मंडल का प्रथम सदन ही है। राजस्थान में केवल एक सदन है, कौन सा? विधानसभा, जिसे किस नाम से? विधानसभा के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में वर्तमान में राज्य विधान मंडल का प्रथम सदन ही है जिसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। विधान परिषद के गठन संबंधी प्रस्ताव विधानसभा ने पास कर केंद्र सरकार की अनुमति एवं अनुमोदन हेतु भेजा है। वर्तमान में गठन संबंधी विधानसभा ने, राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पास करके कहाँ भेज दिया है? केंद्र को भेज दिया है। अब वर्तमान में गठन संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। जैसे ही केंद्र सरकार अर्थात संसद अनुमोदन कर देती है, अनुमति दे देती है, तो राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो ये वर्तमान स्थिति है। विधानसभा ने यहाँ से अनुमति एवं अनुमोदन भेज दिया है। अब पेंडिंग प्रक्रिया है किसके पास? संसद के पास। राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। संविधान के भाग कौन से? 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक किसके बारे में? राज्य कार्यपालिका के बारे में। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होती है। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि राज्य कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। राज्य कार्यपालिका के बारे में जानकारी भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 से 67 तक। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। संसदात्मक व्यवस्था क्या होती है? कि कार्यपालिका जो है लोकसभा के प्रति और राज्यों में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है और इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वैधानिक प्रधान होता है। यदि हम केंद्र की बात करें तो वैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राज्यों में कौन होता है? राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। वास्तविक प्रधान राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। वैधानिक राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति। तो राज्य कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। राज्यपाल अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों में कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। इसके अनुसार एक व्यक्ति को 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो ये प्रावधान किस अनुच्छेद में? 153 में।
अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 154 कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। कौन से अनुच्छेद? 154। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो राज्यपाल की, बहुत इम्पोर्टेंट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कौन सा मुख्य न्यायाधीश? उच्च न्यायालय का। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। वरिष्ठतम न्यायाधीश। माननीय श्री कलराज मिश्र, महामहिम राजस्थान, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, महामहिम राजस्थान, वर्तमान राज्यपाल हैं राजस्थान के। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किया जाता है। अर्थात राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति सहमत है तब तक अपना पद धारण किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए की जाती है। अनुच्छेद 156 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल की पदावधि क्या होगी? 5 वर्ष होगी। लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद कौन सा? 156 पदावधि। राज्यपाल को उसके कार्य अवधि 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। नियुक्त भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हटा भी कौन सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्यपाल यदि चाहे तो समय से पूर्व अपना त्याग कर सकता है, अपने पद का त्याग कर सकता है समय से पूर्व, अर्थात 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। राष्ट्रपति को संबोधित कर राज्यपाल अपना त्याग पत्र दे सकता है 5 वर्ष के पूर्व भी। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपराएं, कुछ परंपराएं होती हैं जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित हैं कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। जैसे राजस्थान के किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है तो उसे राजस्थान का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। ये एक परंपरा है, ऐसा संविधान में नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार, क्योंकि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है जिसका प्रस्ताव, या केंद्र सरकार मंत्रिपरिषद जिसको प्रस्ताव देती है, मतलब परामर्श देती है, उसी व्यक्ति को, केंद्र सरकार जिस व्यक्ति के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देती है उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे तथा उससे सहमति प्राप्त करे। ये क्या हैं? परंपराएं हैं। इन परंपराओं का कई बार उल्लंघन भी किया जाता है। पद की योग्यताएं। राज्यपाल के पद की क्या क्या योग्यताएं हैं? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। नोट:
राज्यपाल संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उसे अपनी सदस्यता का त्याग करना होगा। यदि वह संसद का सदस्य है या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है तो जिस दिन वो राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा उसी दिन अपनी सदस्यता का त्याग करना होगा। राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। तो ये इस राज्यपाल के पद की क्या हैं, योग्यताएं हैं। वेतन व भत्ते। सन 2018 में राज्यपाल का वेतन 1,10,000 से बढ़ाकर 3,50,000 मतलब 3.5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है। तो वर्तमान में राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है, 3,50,000 ये वेतन मिलता है राज्यपाल को। इसके अतिरिक्त उसे निःशुल्क निवास स्थान, वाहन सुविधा, भत्ते और अन्य सब सुविधाएं प्राप्त होती है जिन्हें संसद कानून के द्वारा निर्धारित करे। तो जो सुविधाएं संसद के द्वारा निर्धारित की जाती हैं वो सभी सुविधाएं राज्यपाल को मिलती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हमने विधानसभा की कार्य और शक्तियों के बारे में विस्तृत से जाना पढ़ा, और राज्यपाल उसका किस प्रकार नियुक्ति की जाती है, किस प्रकार वो शपथ लेता है, और उसके वेतन भत्ते क्या हैं, उसके पद की योग्यताएं क्या हैं, इनके बारे में जाना। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और एक नंबर के क्वेश्चन भी बहुत अधिक थे जिनको हमने समझा। तो आप विशेष रूप से अब अच्छी तैयारी करना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक आ गया है, सीरियस होकर पढ़ने का समय आ गया है, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्यपाल के कार्य और उसकी शक्तियों के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अन्य विद्यार्थियों तक भी वीडियो को शेयर करना। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो लगभग 2 पार्ट के कंप्लीट वीडियो हैं, तीसरे पार्ट के मैं डाल रहा हूं, तो उनको भी वीडियो शेयर करिए जिससे वो भी वीडियो देख सकें। और यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा, निश्चित रूप से उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।